Assalamu alaikum. My name is Muhammad Mubashir Hussain from channel Exploring Physics. हमारा आज का टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसके 3 पॉस्टुलेट्स हैं, वन बाय वन सबको देखते हैं। पहले पॉस्टुलेट के मुताबिक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अबाउट द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग। काबिल तवज्जो बात है, विदाउट रेडिएटिंग। These orbits are called discrete stationary states of the atom। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझें। जो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। जब तक ये अपनी ग्राउंड शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ना तो ये एनर्जी एक्सेप्ट करेगा ना एनर्जी एमिट करेगा। अगर इसने सूटेबल एनर्जी एक्सेप्ट की तो किसी हायर शेल में चला जाएगा, और अगर इसने एनर्जी एमिट की तो जंप करके किसी लोअर शेल में जाएगा, तब ये एनर्जी एमिट करेगा। तो जब तक ये एक शेल में है, ना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना एनर्जी एमिट कर रहा है, विदाउट रेडिएटिंग। ये काबिल तवज्जो बात है यहाँ पर। और ये बात जो क्लासिकल फिज़िक्स में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था उसको कंट्राडिक्ट भी करती है, क्योंकि पुरानी फिज़िक्स क्लासिकल फिज़िक्स में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन था वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस एमिट करता रहता है और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाता है। लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, जो कि रियलिटी भी है, ये विदाउट रेडिएटिंग अपने शेल में रिवॉल्व करता है। रेडिएशन एमिट तब होगी जब किसी लोअर शेल में जाएगा। और यहाँ एक और अहम बात, देखिए, हम पार्टिकल्स को एज अ वेव भी ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले। ये बात एफएससी वाले बच्चे चैप्टर 19 में पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट करना शुरू करूँ तो ये बनेगी स्टेशनरी वेव, क्योंकि एक ऐसी वेव बनेगी जो एनर्जी ना एक्सेप्ट कर रही है ना ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो ये स्टेशनरी वेव है। तो यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर देखूंगा तो वो होगी स्टेशनरी वेव, और इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम भी कहा जाता है। तो ये डायग्राम आपको ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर से लोअर शेल में जंप करेगा तो कुछ एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, और ये फोटोन है कुछ एनर्जी का। HF से उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या HC ओवर लैम्डा। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, F फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। सो नेक्स्ट, सेकंड पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट के मुताबिक स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है अराउंड द न्यूक्लियस, ये रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, बल्कि ऐसा है कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जो अलाउड हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए। ये सिर्फ कुछ सर्टन लोकेशंस पर इसके एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी मौजूद है। अब क्या रूल है कि इलेक्ट्रॉन हमें न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो सेकंड पॉस्टुलेट के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस, अगर उस शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल हो जाए h/2 का, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और h/2 भी एक फिक्स्ड वैल्यू है। मॉडर्न फिजिक्स में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो शेल्स जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटेग्रल मल्टीपल हो h कट का। h कट मॉडर्न फिजिक्स का एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसकी वैल्यू h/2 ही होती है। तो कौन डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल्स ऑक्यूपाई कर सकता है, कौन सी लोकेशन में वो एग्जिस्ट कर सकता है? तो जी एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेगा।
और वो कितना होगा, वो इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ h/2 होगा। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस, अदर लोकेशंस पर ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस टर्म को बोलेंगे कि जो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड है, वो कंटिन्यूस नहीं है, रैंडम नहीं है। अब ये क्या बात हुई कि सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ही तय कर सकता है, लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं तय कर सकता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा हमें, एनर्जी क्यों नहीं तय कर सकती कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलेगा, कोई और फीचर क्यों नहीं तय कर सकता। तो इस बात को समझने के लिए डी ब्रोगलेस एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट को हमें देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले जो मैटर है वो एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है। तो जब मैटर एज अ वेव बिहेव करे तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगलेस वेवलेंथ h/mv होती है। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अपने ग्राउंड शेल में है, ना एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है ना एनर्जी एमिट कर रहा है, तो उसका वेव बिहेवियर बनेगा स्टेशनरी वेव। तो ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्टेशनरी वेव बनाई है, ये इलेक्ट्रॉन का वेव एस्पेक्ट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जो भी लूप बनेगी वो सम इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ बनेगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि इस नोड से लेकर इस नोड तक लैम्डा का डिस्टेंस बन रहा है, फिर इस नोड तक एक और लैम्डा, यानी टोटल 2 लैम्डा बन जाएगा, टोटल 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा। इस वक्त जो पूरा सर्कल है वो 4 लैम्डा में है। तो इन शॉर्ट कोई छोटा शेल बने कोई बड़ा शेल बने, जो भी टोटल सरकमफ्रेंस होगी वो n लैम्डा के इक्वल बन रही होगी, n लैम्डा। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। लैम्डा की वैल्यू डी ब्रोगले से पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो फॉर्मूला आता है mvr इज nh/2π। अब mvr का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन लोकेशंस को ऑक्यूपाई कर सकता है जहाँ के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल हो nh/2π का। ये था प्रूफ सेकंड पोस्टुलेट का। नेक्स्ट बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट। अब थर्ड पोस्टुलेट ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट किसी हायर शेल से किसी लोअर शेल में जंप करता है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा तो कुछ एनर्जी का फोटोन एमिट हो जाएगा। वो कितनी एनर्जी का फोटोन होगा? तो HF वो एनर्जी है और ये एनर्जी होगी डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज, हायर शेल की एनर्जी माइनस लोअर शेल की एनर्जी। इस डिफरेंस के इक्वल ये फोटोन एमिट हो जाएगा। ये है बोहर का थर्ड पोस्टुलेट। तो ये थे बोहर के 3 पोस्टुलेट्स। थैंक यू।